आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में सब झगड़े जंग से नहीं सुलझते। मामला दो देशों का हो तो मसला और भी पेचीदा हो जाता है। वहां काम आती है डिप्लोमेसी। कूटनीति सिर्फ आजकल का ही नहीं बल्कि बरसों पुराना तरीका है मतभेदों को सुलझाने का। और ये इतनी अहम चीज है कि किसी देश के लिए वो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, इसी पर खर्च करते हैं। डिप्लोमेसी पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, ट्रेनिंग देकर डिप्लोमेट्स बनाए जाते हैं, किताबें भी लिखी जाती हैं। और आज मेरे पास एक ऐसी ही किताब है जिसका नाम है फ्लाइंग ब्लाइंड, इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, जो आई है पेंगुइन से। लिखा है इसे मोहम्मद ज़ीशान ने। और ज़ीशान जो हैं फ्रीडम गैजेट के एडिटर इन चीफ हैं। इसके अलावा देश विदेश के बहुत सारे अखबारों में लिखते हैं। और इससे पहले आप संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले इंडियन डेलीगेशन का हिस्सा रहे। और ज़ीशान सलाहकार रहे हैं मिडिल ईस्ट की कई सरकारों के। और उनकी पॉलिसीज में उनका बड़ा हाथ रहा कि वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आधुनिकीकरण कर सकें अपने यहाँ। और इसके अलावा भी ज़ीशान का एक लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, लेकिन आज उनसे हम डिप्लोमेसी पर बात करने वाले हैं। पूछेंगे कि किसी देश के लिए कितनी ज़रूरी है और हिंदुस्तान के मसले में भी। और इसके अलावा कुछ और भी मेरे पास सवाल हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है ज़ीशान। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आज तक रेडियो पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। तो मैं आपकी किताब पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते कई सवाल मेरे मन में उभरे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस पॉडकास्ट में उनके जवाब आपसे ले सकूं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी आते होंगे। देखिए, इस पर तो आप एग्री करेंगे कि हमारा जो मुल्क है उसमें फॉरेन पॉलिसीज को लेकर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा लोगों के बीच होती नहीं है। और हद से हद पाकिस्तान, हाल फिलहाल नेपाल, चीन, बस यही 2-3 देश हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं गली मोहल्ले, चौक चौबारों पर, या टीवी चैनल्स जिनकी बात करते हैं। तो एक आम भारतीय को विदेश नीति के बारे में क्यों सोचना चाहिए, जबकि हमारे नेता तक नहीं सोचते। कोई इलेक्शन नहीं होगा जो हमने इसलिए जीता हो क्योंकि साहब ये जो प्रत्याशी है, ये जो उम्मीदवार है पीएम पद का, इसने बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं दुनिया में, या बड़ी कोई डिप्लोमेटिक जीत हासिल की है। ज़ीशान जी, बहुत अच्छा सवाल है ये नितिन जी जो आपने पूछा है। मैं ये बात कहूँगा कि अगर हम इस पर गौर से सोचें तो भारत एक ऐसा यूनिक देश है जिसका लोग हर जगह में, दुनिया के हर एक कोने में कोई ना कोई भारतीय नागरिक या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा। और अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री या विदेश मंत्रालय के डॉक्यूमेंट्स और स्टैटिस्टिक्स को देखें तो, और मैं किताब में भी लिखता हूँ कि दुनिया में सिर्फ 3 ही देश में ऐसा देश है जिसमें एक भारतीय नागरिक या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। एक है वेटिकन सिटी, जिसमें पोप रहते हैं। और सेकंड है सैन मरीनो, जो एक छोटा सा सिटी स्टेट है यूरोप में। और तीसरा है पाकिस्तान। तो ये 3 देश को छोड़कर हर एक देश में, दुनिया में जो भी देश है, लगभग 200 देश हैं, हर देश में एक भारतीय नागरिक नहीं तो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि भारतवासी या भारतीय नागरिक या फिर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं या फिर हमारा मीडिया जो है, ये दुनिया के हर देश का कोई भी कवरेज नहीं मिलता है हमारा इंडियन मीडिया में। बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि जो भी देश में इंडियन सिटीजन्स होते हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, उनको तो इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार के साइड से इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको बहुत सारा मदद चाहिए वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए, वहाँ पर बेसिक राइट्स लेने के लिए, और वहाँ पर इज्जत मिलने के लिए भी भारत सरकार के साइड से इन्फ्लुएंस लगना चाहिए उनको। तो यही तो मेरा बात है। इसके अलावा आपने खैर उन लोगों की बात की जो बाहर रहते हैं, भारतीय हैं, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए फॉरेन पॉलिसी क्यों अहम होनी चाहिए, मैं ये सवाल कर रहा था। क्योंकि अमेरिका को अगर हम देखते हैं तो वहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है जी। या इसके अलावा अगर बाकी देशों की बात करें, यूके में भी डेफिनेटली वो भी इसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, चीन भी मानता है,
और हम जो दुनिया में जगत गुरु बनना चाहते हैं, जो दुनिया के जी। लीडर बनना चाहते हैं, वहाँ इस चीज़ को लेकर कोई बहुत जागरूकता नहीं है। तो इसका कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए आपका सवाल का भी पहला सवाल का भी ठीक से जवाब देता हूँ कि भारत में रहने वालों को फ़ॉरेन पॉलिसी क्यों उतना महत्वपूर्ण है। ये इसीलिए है क्योंकि भारत की इकॉनमी अगर आप देखें, तो आज जितना ग्लोबलाइज़्ड है, जितना ट्रेड होता है, जितना इंटरनेशनल बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन होता है, भारत में रहने वाले लोगों को और भारतीय कंपनियों को, ये इतिहास में इतना ग्लोबलाइज़ेशन कभी भी नहीं हुआ है और ये ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ता ही रहेगा क्योंकि बिज़नेस के लिए, बिज़नेस इंटरेस्ट के लिए ट्रेड और ग्लोबलाइज़ेशन या फिर इमिग्रेशन ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं लेते हूँ मेरा प्रेफ़ेस में किताब के पहले पेजों में कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट को लिए, तो पासपोर्ट इंडेक्स में इंडियन पासपोर्ट बहुत ही खराब रैंकिंग में है अभी। ताजिकिस्तान के इक्वल है और ब्राज़ील, ज़िम्बाब्वे सब छोड़कर उससे भी नीचे है वो रैंकिंग में। जस्ट अभी आंकड़ा आया उसका, जी। बिल्कुल अभी हाल की बात है। जी, अभी हाल है अभी। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? ये होता है कि अगर इंडियन बिज़नेसमैन होते हैं या फिर इंडियन प्रोफ़ेशनल्स होते हैं या फिर इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, जो बाहर जाके बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रांज़ैक्शंस करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है क्योंकि उनको वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलता है। क्योंकि उनको वीज़ा ही नहीं मिलता है उतना क्या बोलते हैं उतना आसानी से। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसा कई एग्ज़ाम्पल्स हैं यहाँ पर अगर आप श्रीलंका के साथ फ़िशरमैन का इश्यू लिए तो श्रीलंका के साथ भारत का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ है फिशरमैन्स के मामले में, इंडिया। बिल्कुल। हाँ, 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 बिल्कुल। उनके साथ हमारा आइलैंड का भी झगड़ा था, एक बा किसी तरह निपटाया गया। जी, सही, सही है। वहाँ पर एक आइलैंड का भी और वहाँ पर का जो क्या बोलते हैं वहाँ का सी और बे ऑफ बंगाल का एक हिस्सा है वहाँ पर, वो वाटर शेयरिंग का भी बहुत डिस्प्यूट होता है भारतीय फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन के बीच में। तो ये ऐसे दिक्कतों को अगर भारत को एक फ़ेवरेबल सेटलमेंट करना है भारतवासियों के लिए और भारतीय फिशरमैन के लिए, भारतीय फार्मर्स के लिए, तो इसके लिए ग्लोबल इन्फ्लुएंस का बहुत ज़रूरी है और यही तो मेरा प्रेमाइस है ये किताब में। जी, वो तो मैं समझ सकता हूँ ख़ैर कि आप बहुत विस्तार में जाके एक-एक कारण तो नहीं समझा सकते, लेकिन ये अच्छा आपने बताया, बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी देश की विदेश नीति तभी मज़बूत हो सकती है, जब वहाँ के नागरिक उस पर जी, ध्यान दें और ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन पहले के मुकाबले अब ज़्यादा है और हमारा लेना-देना दूसरे मुल्कों में भी ज़्यादा हो गया है। अब घर के घर में बैठ के जी, काम चलता सही, नहीं है। ठीक है, अच्छा सही। मैंने आपका परिचय दिया और परिचय आपका बहुत लंबा चौड़ा है। एक तो आप अमेरिका में पढ़े हैं, फिर न्यूयॉर्क में आपने भारत के लिए काम भी किया है और इसके अलावा जो है मिडल ईस्ट के देशों में भी आप लगातार सक्रिय रहे। तो मेरा आपसे सवाल ये है और आजकल क्योंकि अमेरिका में सत्ता बदली है, तो ज़ाहिर है अमेरिका को लेकर पहला सवाल बनता जी, है। तो अब जो नया निज़ाम है अमेरिका का, जो बाइडेन आ चुके हैं, तो जी। भारत के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा भारत को उम्मीद करनी चाहिए या ये मानना चाहिए कि ट्रम्प जैसे हैं वैसे ही बाइडेन है हमारे लिए तो? देखिए, ये इंडिया यूएस रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बाइपार्टिसन सपोर्ट मिलता है, भारत में भी और अमेरिका में भी। तो अगर डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति आते हैं तो वो भी भारत के साथ मजबूत रिलेशनशिप मानते हैं और अगर रिपब्लिकन राष्ट्रपति आते हैं तो वो हुँ, भी मजबूत रिलेशनशिप हुँ, मानते हैं। क्योंकि ये जैसे मैं कहता हूँ किताब में भारत और अमेरिका के फंडामेंटल इंटरेस्ट जो है वो बहुत हुँ, कॉमन है। जो भी हम चाहते हैं ये इंटरनेशनल गवर्नेंस में वही तो अमेरिका भी हुँ, हुँ, चाहता है। ये चाइना का इंटरनेशनल नॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए अमेरिका लोग बोलते हैं कभी-कभी और बहुत सारा बोलते हैं, डेमोक्रेट भी बोलते हैं, रिपब्लिकन भी बोलते हैं कि भारत को मजबूत बनाना चाहिए ताकि भारत काउंटर बैलेंस कर सके चाइना के हुँ, अगेंस्ट। तो यही तो बेसिक फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका का। तो मुझे लगता है कि बाइडेन के सरकार में भी यही चालू रहेगा और यहाँ पर भी ये डिफेंस पार्टनरशिप चालू रहेगा जैसा ट्रंप के साथ था।
शायद एक या दो चीज में मुद्दों पर थोड़ा सा डिफरेंस आ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी में कुछ प्रोग्रेसिव्स जो होते हैं, खासकर जो यंगस्टर्स होते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में, वो चाहते हैं कि बाइडेन के सरकार कश्मीर और आर्टिकल 370 के बारे में बात करें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें, ऐसा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स में भी बात करें जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया था। तो ऐसा भी दबाव आ सकता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बाइडेन सरकार पर, कांग्रेस के अंदर से, यूएस कांग्रेस के अंदर से, भारतीय कांग्रेस नहीं। तो अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कॉर्टेज जो है या फिर बर्नी सैंडर्स जो है, उनका इन्फ्लुएंस भी लगेगा इस सरकार में और इस कैबिनेट में। जी, तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फंडामेंटली अमेरिका जो मानते हैं वो मानते हैं कि भारत का डेमोक्रेसी को मजबूत रखें, भारत का नेशनल इन्फ्लुएंस को मजबूत रखें, ताकि भारत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। और आपकी किताब भी जो है फ्लाइंग ब्लाइंड, उसके नीचे लिखा है इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो ये जो है इसे थोड़ा डिकोड कीजिए, जिस तरफ आपने अब इशारा भी कर दिया खैर पिछले जवाब में। तो भारत को अगर पश्चिमी ताकतें, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, अगर भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करती हैं, सपोर्ट देती हैं कि चीन को रोका जा सके, तो भी क्या ये ग्लोबल लीडरशिप का हमारा ख्वाब पूरा होगा? ऐसा नहीं लगता है कि हम कठपुतली बनकर रह जाएंगे? और ये तो वही चीज है जिसको नेहरू ने काफी कोशिश की बचाने की, कि हम ना बने। नहीं, देखिए, नेहरूवियन ईरा में जो इंटरेस्ट था भारत के पास, या फिर नेहरू सरकार जो मानते थे भारत की इंटरेस्ट जो था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था उस वक्त, क्योंकि भारत ने उस वक्त इकोनॉमिक सोशलिज्म पर चल रहा था। अमेरिका तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस था। और इसीलिए शायद सोवियत यूनियन के साथ थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल फ्रेंडशिप था भारत की तरफ से। लेकिन अब थोड़ा सा दुनिया बदल गया है, क्योंकि भारत भी अब मानता है कि अब भारत तो उतना सोशलिस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है भारतीय इकोनॉमी पर, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत नहीं जीशान, वो तो बात ठीक है, नहीं वो तो मैं मान रहा हूँ कि दुनिया अब तो ग्लोबल ऑर्डर भी बदला, खैर वो बात तब भी अब नहीं रही, लेकिन एक खींचतान थी ना तब भी, कि एक सोवियत धड़ा था, एक अमेरिका का धड़ा था, लेकिन अभी भी इसी तरह का कुछ हो गया। एक तरफ चीन आ चुका है, एक तरफ अब अमेरिका का धड़ा हो चुका है। तो मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि वो जो खींचतान भारत को लेकर तब थी, वही खींचतान किसी दूसरे रूप में अब भी तो है, और तब हमने कोई पाला नहीं चुना। आज हम लग रहा है कि एक पाले में खड़े भी हैं और होना चाहते भी हैं। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि धर्म संकट तो बदला नहीं है, तो हमने समाधान बदल दिया क्या, सॉल्यूशन बदल दिया, अब हम पाले में खड़े होने को राजी हैं? सही होगा ये? नहीं, इसका जो सरकार, भारत सरकार जो समझता है, इसका आंसर ठीक ठाक क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं कि नॉन अलाइनमेंट चाहिए, कभी कभी बोलते हैं कि अमेरिका के साथ जाना चाहिए, कभी कभी बोलते हैं शायद चाइना के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वुहान स्पिरिट जो हो रहा था वो भी हुआ था। तो इसीलिए मैंने किताब का टाइटल दिया था फ्लाइंग ब्लाइंड। तो क्योंकि मुझे तो लगता है कि हमारे तरफ से एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है फॉरेन पॉलिसी का, जिससे हम बोल सकते हैं कि नहीं, नॉन अलाइनमेंट ही हमारा इंटरेस्ट है, या फिर नहीं, अमेरिका के साथ ही अलायंस हमारा इंटरेस्ट है, या फिर चाइना के साथ अलायंस ही हमारा इंटरेस्ट है। मेरा किताब में जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ये मैं बात क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिका की मैं यही लॉजिकल चेन ऑफ थॉट है मेरा, कि अगर हमें एक क्लियर फॉरेन पॉलिसी चाहिए तो हमें फर्स्ट बोर्डरूम को जाके बेसिक इंटरेस्ट जॉट डाउन करना पड़ेगा। भारत का बेसिक इंटरेस्ट क्या है, अमेरिका की बेसिक इंटरेस्ट क्या है, चाइना का बेसिक इंटरेस्ट क्या है, उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डोमेस्टिक इंटरेस्ट क्या है, वगैरह वगैरह सब। और इसका हिसाब से हमें बोलना पड़ेगा कि देखो, इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत सारा कॉमनैलिटी है, तो हम इस कॉमनैलिटी पर एक साथ चल सकते हैं। और चाइना के साथ बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यही तो बेसिक चेन ऑफ थॉट है मेरा।
और किताब में मैं हाँ आर्ग्यूमेंट करता हूँ कि अमेरिका के साथ बहुत सारा कॉमन इंटरेस्ट है भारत का, लेकिन चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसीलिए अमेरिका के साथ अलायंस होगा तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। बेसिकली वही जो आपने कहा, आपकी किताब ये कहती है कि भारत जो है भ्रम में है विदेश नीति को लेकर, उसे पता नहीं है कि किधर चलूं इधर चलूं। लेकिन अभी पिछले दिनों मेरी एक बात हो रही थी, और विदेश नीति के जानकार हैं हर्ष पंत, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए भ्रम तो था, लेकिन अब ना क्लियरिटी आ गई है, और ये भ्रम केवल भारत को नहीं था, उन्होंने कहा कि ये भ्रम पूरी दुनिया को था, चीन को लेकर। तो अब यूएस को भी पता है कि उन्हें चीन से कैसे डील करना है, अब यूरोपियन यूनियन को भी पता है कि चीन एक खतरा है, जो कल परसों तक बहुत गलबहियां कर रहा था, और अब साहब भारत को भी पता है, इस सरकार को भी पता है कि ये जो हिंदी चीनी भाई भाई की कोशिश हम लोग करते रहे बड़े अच्छे मन से, ये अब होने वाला नहीं है। मगर आप अपनी किताब में ये भी कहते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी भी हालिया है, वो इन चीजों से बहुत ऑब्सेस्ड है। तो ये सही नहीं है तरीका इस तरह सोचने का, आप ये कहते हैं। तो हम जैसे आम लोगों को समझाइए, आप तो विद्वान लोग हैं, कि भाई सोचें फिर किस तरह। चीन से तो सब डर रहे हैं, यदि हमारी फॉरेन पॉलिसी चीन को लेकर बहुत ज्यादा सेंट्रिक हो गई है, इसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में बहुत इनकंसिस्टेंसी होता है, तो ऐसा एक क्लियर पैटर्न या क्लियर ट्रेंड डालना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। क्योंकि ठीक है, आज तो चाइना के साथ बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इसीलिए भारत के लोग बहुत ही उनके साथ क्रोधित हैं और गुस्से में हैं, और इसीलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी अब मानते हैं कि चाइना एक एनिमी है। लेकिन अगर अगला साल ये इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया और चाइनीज सोल्जर यहाँ से थोड़ा सा निकल गए, तो फिर से वुहान स्पिरिट हो सकता है, फिर से ये हैंडशेक हो सकता है, और फिर से भारत शायद कहेगा कि नहीं ठीक है, चाइना भी तो एशियन कंट्री है, उनके साथ भी हमें रिलेशनशिप मजबूत रखना चाहिए। तो फिर अमेरिका अगर हमें अलायंस के लिए बुलाए साउथ चाइना सी में, शायद हम नहीं जाएंगे, और क्वाड को भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से ऐसा ही लगता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है भारत के साथ। अगर आप देखें कब 2008 में जब हम न्यूक्लियर डील किए थे अमेरिका के साथ, तो उस वक्त बहुत सारा जो फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस हो रहा था, वहां से शुरू हुआ था कि शायद अब इंडिया अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड होगा और स्ट्रॉन्ग अलायंस होगा और हम अमेरिकन अलाय हो जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हमें तो चाइना का बहुत मिस्ट्री था और कंफ्यूजन था, और वहां से लेकर अगर आप पिछले कई साल को देखें तो हर 2 या 3 साल में चाइना आके जाता है, तो बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, लद्दाख में होता है, डोकलम में होता है, फिर से लद्दाख में होता है, या फिर अरुणाचल में होता है। ये हर 2-3 साल ऐसा ही हो रहा था। तो अब जो हो रहा है लद्दाख में, मेरे हिसाब से ये तो उतना नया नहीं है, ये तो चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जो कई सालों से ऐसा ही आ रहा है। लेकिन वो लोग आएंगे, फिर थोड़ा सा रहकर थोड़े महीने के बाद वापस जाएंगे, या फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फिर 2 साल के बाद फिर से अटैक करेंगे, अग्रेशन करेंगे। यही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इंडिया को कंफ्यूज्ड रखें, तो यही उनका स्ट्रैटेजी है। अच्छा, हाँ, तो बस हमारे लिए तो अब ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई आप जैसे दूसरे विद्वान ये कहते हैं अब हम कंफ्यूज नहीं है, अब तो क्लियर है, अब तो हम लड़के ही रहेंगे, एकदम जमकर रहेंगे, जो वो कहेंगे हम दुगना कहेंगे। और आपका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, यू टर्न हो सकता है, हम थोड़ा नर्म हो सकते हैं, मुलायम हो सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी हुआ है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, और ये चाइना की तो पॉलिसी है और हम ये बात समझते हैं, है ना। तो हम उनके खिलाफ और ज्यादा लड़ने की तरफ नहीं बढ़ने वाले हैं, साथ रहेंगे। ठीक है, ओके। ये बताइए, आपने जो लिखा है फ्लाइंग ब्लाइंड, ये एक तरह का ताना है भारतीय विदेश नीति? नहीं, देखिए, अगर फ्लाइंग ब्लाइंड हो तो अभी फ्लाइंग है, तो ऐसा नहीं है कि भारत कहीं भी नहीं जा रहा है, फ्लाइंग कर रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से इसीलिए मैं ये टाइटल दिया था, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया जो है, भारत का देश, राष्ट्र जो है, बहुत ही मजबूत देश है, बहुत ही मजबूत राष्ट्र है। हमारे पास बहुत जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, 3 Ds कहते हैं, डेमोक्रेसी, डिमांड और डेमोग्राफी। ऐसा है कि भारत के पास जो डेमोक्रेसी है, ये बहुत ही यूनिक डेमोक्रेसी है, और भारत के पास यंग पॉपुलेशन है जो कई देशों में नहीं है। चाइना में भी
नहीं है, वहाँ पर भी एजिंग हो रहे हैं अब। और डिमांड जो है, हमारा कंज्यूमर मार्केट एक ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है, बहुत बड़ा है, तो ये भी भारत का एक एडवांटेज है और स्ट्रेंथ है। तो फिर मिलिट्री में अगर आप देखें तो भारत के पास अब थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री है, थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग भी है और लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। तो दुनिया में कई देश जैसे इजराइल, रशिया और फ्रांस और अमेरिका भी बहुत लोगों भारत के साथ आके आर्म्स डील करना चाहते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो ये सब इन्फ्लुएंस का एक अंग होता है मेरे हिसाब से। तो अगर आप देखें तो इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री मेरे हिसाब से, लेकिन जो हो रहा है भारत में, हमें ये इन्फ्लुएंस बढ़ाना या फिर इस एडवांटेजेस को ठीक से इस्तेमाल करना इसीलिए नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा फॉरेन पॉलिसी बहुत कंफ्यूज्ड है, इनकंसिस्टेंट है, यू टर्न्स होता है, बेसिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ठीक ठाक से विचार नहीं हुआ है, तो ये फंडामेंटल इंटरेस्ट के बारे में ठीक ठाक से डिस्कोर्स नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इंडिया इज फ्लाइंग, बट इंडिया इज फ्लाइंग ब्लाइंड, क्योंकि हमें डायरेक्शन, दिशा एक ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। ओके, आपकी किताब में दो चैप्टर हैं, द ओल्ड गार्ड, द न्यू गार्ड। जी, इसमें आप क्या बता रहे हैं बेसिकली? क्या आप पुरानी पॉलिसी से खुश नहीं है भारत की? नहीं, ये भारत के रेलेवेंट नहीं है। वो दो चैप्टर जो है, ओल्ड गार्ड का मतलब है अमेरिका की पॉलिसीज, तो मैं ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से देख रहा हूँ। तो फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स जो है वो भारत के बारे में है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स है। बिल्कुल, फिर चीन के बारे में। हाँ, मतलब मुझे बता देना चाहिए जो लोग पढ़ना चाहें कि पहले 2-3 चैप्टर भारत के बारे में है, फिर एक चीन के बारे में भी है और फिर अमेरिका के बारे में है, जिसमें भारत है। क्योंकि भारत इसलिए है क्योंकि किसी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी अभी कुछ दिन पहले कि भाई जो अमेरिका का चुनाव होता है ना, वो ऐसा लगता है कि सबका चुनाव है और अब तो ये लगता है कि भारतीयों को भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए और ऐसी सबको मिलना चाहिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया का फर्क, मतलब पूरी दुनिया को फर्क पड़ता ही है अमेरिका की सत्ता परिवर्तन से, तो पूरी दुनिया को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए कि हम भी चुनेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। तो जो 2 चैप्टर आपके बाद वाले भी हैं, उसमें भी अमेरिका ने जिस तरह से दुनिया को डील किया अपने ढंग से या दुनिया के ढंग से, वो खुद डील होता रहा, जो भी किया, उसमें भारत की भूमिका से आप खुश नहीं है क्या? शायद मुझे ऐसे पूछना चाहिए था। थोड़ा सा ट्रांसलेट कीजिए वो लास्ट जो 2 शब्द था। मैंने कहा कि अमेरिका ने जिस तरह से दुनिया को पहले डील किया और जैसे अब डील कर रहा है, तो मैं ये कह रहा था कि क्या आप भारत के रोल से जो उसने निभाया उस दौरान, उससे खुश नहीं दिखे मुझे, उससे खुश नहीं थे क्या? नहीं, ये भी बात सही है। मुझे तो थोड़ा सा ये इसके बारे में डिसएग्रीमेंट है कि भारत का पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ मजबूत अलायंस होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट का बहुत कन्वर्जेंस है भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन वो ओल्ड गार्ड का चैप्टर जो है, वो उसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, अमेरिका ने इंटरनेशनल स्टेज में वर्ल्ड ऑर्डर को कैसा बनाया। और न्यू गार्ड में मैं बात कर रहा हूँ भारत को वर्ल्ड ऑर्डर में क्या करना चाहिए और भारत को कैसा ये वर्ल्ड पावर होना चाहिए। वो भारत का एक फॉरेन पॉलिसी विजन है। तो अमेरिका हुआ ओल्ड गार्ड और भारत हुआ न्यू गार्ड, कि अमेरिका अब थोड़ा सा रिट्रीट में है इंटरनेशनल अफेयर्स में। वो अब भी होगा शायद, बाइडेन के पास भी, बाइडेन ने अभी रिजॉइन किया है WHO और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को, तो थोड़ा सा यू टर्न हो रहा है वहां पर भी कि क्योंकि ट्रंप ने बहुत अनकन्वेंशनल चीज किए थे, तो वो सब थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं, वो नॉर्मल कर रहे हैं वहां पर अमेरिका में। लेकिन फिर भी अमेरिका मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिट्रीट में है, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि भाई हम हर जगह जाके हर देश के लिए ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक थोड़ा सा अनइन्फॉर्म भी है ये डिस्कोर्स, लेकिन उसका थोड़ा सा लॉजिक भी है, क्योंकि अमेरिका ने UN में बहुत सारा एक्सपेंस किया है और इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत सारा एक्सपेंस किया है। तो मेरे हिसाब से मानते हैं जी बताइए जी, तो मेरे हिसाब से न्यू गार्ड जो है, अब अमेरिका थोड़ा रिट्रीट में है, तो इंडिया को अब अपॉर्चुनिटी है कि
भारत अब उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, कि हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, क्योंकि उसके लिए अब अपॉर्चुनिटी है और स्पेस भी है। यही मेरा जी, सवाल है कि अमेरिका ओल्ड गार्ड था, न्यू गार्ड के लिए आप भारत का नाम जी, कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली न्यू गार्ड कौन होगा? ये जो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है, इसमें आप मान रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि अमेरिका वो बात तो नहीं है उसमें, जो पहले थी। तो क्या भारत सच्चे अर्थों में उसका उत्तराधिकारी बनेगा या चाइना बनेगा या फिर रशिया होगा? जी। मुझे लगता है कि अब आने वाले कुछ सालों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, मल्टीपोलैरिटी होगा। अमेरिका भी रहेगा वहाँ पर, चाइना का भी पावर बढ़ेगा और रशिया भी अपना पावर रहेगा, भारत का भी पावर बढ़ेगा। तो थोड़ा-सा प्लेग्राउंड एक मल्टीपोलर प्लेग्राउंड होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अमेरिका होगा या फिर चाइना होगा। लेकिन उसके बाद मैं जो मेरे हिसाब से अगर आज से देखें तो 20 साल के बाद या फिर 30 साल या फिर 40 साल के बाद क्या होगा? ये चाइना को देखें तो चाइना का डेमोग्राफिक्स बहुत वीक है, वहाँ पर यंग पॉपुलेशन नहीं है। तो उनका वर्कफ़ोर्स जो है थोड़ा-सा वीकन हो रहा है और इसके साथ हुँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, कंज़्यूमर डिमांड कम होगा, इकोनॉमिक आउटपुट कम होगा, जीडीपी थोड़ा-सा स्लो होगा और अभी हो रहा है। अभी अभी से ही हम देख रहे हैं कि चाइना का जीडीपी ग्रोथ थोड़ा-सा कम हो रहा है। वो बोल रहे हैं कुछ, हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि उनका भी फिगर्स और नंबर्स में थोड़ा-सा गड़बड़ है, क्योंकि ये सोवियत यूनियन के टाइम में भी ऐसा दिख रहा था कि सोवियत यूनियन थोड़ा-सा डेटा टैम्परिंग कर रहा था और शायद चाइना भी कर रहा है शायद। तो क्योंकि हुँ, उनका हुँ, फंडामेंटल्स जो है वो थोड़ा वीकन हो रहे हैं डेमोग्राफिक साइड से और रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है इकोनॉमी में। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर थोड़ा-सा प्रॉब्लम में है, कॉर्पोरेट डेट बहुत ज़्यादा है, हाउसहोल्ड डेट भी बहुत बढ़ रहा है। तो चाइना में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो मेरा हिसाब से और हुँ, रशिया में भी ऐसा ही है। रशिया रशिया को आप ऐसा ही है। अगर देखें तो उनका बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो मिलिट्री है। तो वो मिलिट्री प्रोडक्शन हुँ, करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत ही वीक है और पॉपुलेशन भी कम है। और कुछ लोग कहते हैं कि कई साल से वो रिसेशन में है, क्योंकि सैंक्शंस मिला है ऑयल एंड गैस सेक्टर पर यूरोप की तरफ से। तो उसका भी बहुत दबाव पड़ रहा है रशियन इकोनॉमी में। तो मैं नहीं मानता कि रशिया शायद ग्लोबल पावर हो सकता है। वो पावरफुल रहेगा लेकिन यूनिपोलर नहीं बन सकता। तो मेरे हिसाब से हुँ, अगर आप देखें तो सिर्फ अमेरिका और भारत के पास वो फंडामेंटल्स है कि वो उनका इकोनॉमी बढ़ा सके ताकि वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रह सके। भारत के पास हुँ, जो यंग पॉपुलेशन है ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। तो अगर ये भी तो डबल एज स्वॉर्ड होता है, अगर हम हमारा यंग पॉपुलेशन को एजुकेट करके उनको जॉब्स नहीं दिया तो वो डिज़ास्टर बन जाएगा। लेकिन अगर हम उनको एजुकेट करके ठीक-ठाक जॉब क्रिएशन कर सकें, तो मुझे लगता है कि 30-40 साल के बाद भारत के पास हुँ, अपॉर्च्युनिटी रहेगा कि वो आज जैसा अमेरिका है वैसा भारत बन सकता है। 30 साल। 30-40 साल जी। बाद। क्योंकि यही तो डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन है। अच्छी अच्छी भविष्यवाणी है, जी। बढ़िया है। लेकिन इसके मैं लिए ध्यान तो रखूँगा। मुझे लगता है कि हमें फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशंस बढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल, इसीलिए ये बुक मैंने लिखा हूँ फ्लाइंग ब्लाइंड। बिल्कुल। अच्छा मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी, क्योंकि आपने मिडल ईस्ट में काफ़ी काम किया और कई सरकारों के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग है मिडल जी, ईस्ट। मिडल ईस्ट में मतलब आम तौर पर हिंदुस्तानी वहाँ के समीकरण नहीं समझते। सबको ऐसा लगता है कि कुछ मुसलमान देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन उनके बीच में वो कितना कॉम्प्लेक्स लड़ाई है, कितनी जटिलताएँ हैं और सब केवल इस्लाम के नाम पर तो वो लड़ भी नहीं रहे हैं, वो लड़ाई किसी और ही तरह की है। तो भारत को लेकर मिडल ईस्ट के भीतर भारत को लेकर कितनी दिलचस्पी है? क्या केवल वो लोग रूस या अमेरिका की तरफ ही देखते हैं और अब चीन या फिर भारत को लेकर भी कुछ दिलचस्पी है और भारत भी वहाँ कोई रोल निभा सकता है? देखिए दुनिया में जो भी रीजन है उसमें बहुत ही मुश्किल रीजन होगा मिडल ईस्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर जैसा आपने कहा था बहुत कन्फ्यूजन होता है और आज जो लोग लड़ रहे हैं कल वो लोग दोस्त बन जाते हैं। जैसा अब अरब वर्ल्ड और इसराइल के बीच में जा रहा है।
तो वहां पर आज का हेडलाइन डिस्प्यूट है शिया सुन्नी डिस्प्यूट, यानी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है। तो वहां पर हर देश इस पर अलाइन हो रहा है कि इजराइल अब अरब स्टेट्स के साथ हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ईरान बहुत ही बड़ा थ्रेट होगा, तो उसको काउंटर करने के लिए वो लोग अरब स्टेट्स के पास जा रहे हैं। और अरब स्टेट्स ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर वो इजराइल के साथ हाथ जोड़ते हैं तो ईरान के खिलाफ लड़ सके उनके साथ। और फिर टर्की और पाकिस्तान भी है जो मानते हैं कि शिया सुन्नी का डिस्प्यूट मुस्लिम वर्ल्ड को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो एक तरफ से अगर यूनाइट कर सके और टर्की या पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन सके तो उनका इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा एक 2-3 लेवल में चल रहा है, एक शिया सुन्नी और उसका ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड लीडरशिप का भी चल रहा है, और इसमें भी घुस बैठे हैं अमेरिका और रशिया वगैरह वगैरह, क्योंकि वहां पर ऑयल रिसोर्सेज का सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है कई देशों के लिए। तो भारत का नंबर 1 इंटरेस्ट होगा कि वहां पर स्टेबिलिटी रहे, ताकि ऑयल सप्लाई का किसी भी तरह का डिसरप्शन नहीं हो, क्योंकि अगर ऑयल सप्लाई और ऑयल प्राइसेस में डिसरप्शन हो गया तो जैसे अमेरिका में हुआ था 1970s में, वैसा ही भारत में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और कई इन्वेस्टमेंट भी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऑयल सप्लाई का डिसरप्शन को काउंटर करना, यही तो भारत का नंबर 1 इंटरेस्ट होगा मेरे हिसाब से। दूसरा इंटरेस्ट जो भारत का बहुत यूनिक इंटरेस्ट है वो है कि भारत का डायस्पोरा वहाँ पर बहुत ही बड़ा डायस्पोरा है। अगर आप विदेश मंत्रालय की स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो देश जहाँ पर सबसे ज्यादा भारत नागरिक या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, क्योंकि हमारे कई लेबरर्स और प्रोफेशनल्स दुबई और अबू धाबी और शारजा में काम करते हैं, तो उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी, और सऊदी अरेबिया में भी है, यमन में भी है, लिबिया में भी है, तो उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी भारत का बहुत बड़ा इंटरेस्ट होगा मिडिल ईस्ट में। हमें देखे हैं ये ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस कई बार हो चुका है, वहां से एवैक्यूएट करने के लिए वो बहुत ही मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशन है, और भारत इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल है और वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत का इन्फ्लुएंस वहां पर रहे, तो अगर भारत ऐसा काउंटर बैलेंस कर सके मिडिल ईस्ट में कि ये जो डिस्प्यूट है वो हॉट वॉर नहीं हुए या फिर कोल्ड वॉर में ही रह जाए, तो ये इंडियन डायस्पोरा का इंटरेस्ट और सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान जी, इतना वक्त आपने दिया और हमने ये लंबी बातचीत की। हालांकि सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त की पाबंदी भी है, हम करीब आधे घंटे बात कर ही चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे कभी भी हम विदेशी मामलों के किसी भी संकट में फंसेंगे, कोई भी भ्रम होगा तो आपके पास आएंगे, आप वक्त देंगे, हम तफसील से बात करेंगे, विस्तार से। बिल्कुल मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे सच कहा जाए तो मैं बहुत ही नर्वस था, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था मैं दक्षिण भारत से हूँ, तो मेरा हिंदी बहुत ही खराब है, तो इसीलिए ये फर्स्ट टाइम है मैं एक इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन हिंदी में कर रहा हूँ। तो और आपने बहुत गजब की हिंदी बोली, सच में। तो इसीलिए मैं बहुत नर्वस था, फिर भी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान। और फ्लाइंग ब्लाइंड किताब का नाम है, और जैसा कि मोहम्मद ज़ीशान अभी बोले खुद ही कि भाई देखिए ब्लाइंड ही सही लेकिन फ्लाई कर रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम फ्लाई कर रहा है, आपको दिशा मिल जाए तो फिर कुछ हो सकता है। और एक और अहम बात उन्होंने कही है, किताब तो वाकई बहुत अच्छी है, एक अहम बात उन्होंने और कही है कि 30-40 साल में ये मुमकिन है कि भारत जो है अमेरिका की जगह आ जाए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि चीन के साथ जो तनातनी का माहौल है वो नॉर्मल हो सकता है, और इसमें बहुत संभावना इसलिए भी है क्योंकि पहले भी ये होता रहा है, और ये बहुत चीन की पॉलिसी से निकली हुई चीजें हैं
यानी कि अचानक नहीं हो रहा है बल्कि सोच समझ कर हो रहा है। तो फिर इसका समाधान भी सोच समझ कर हो जाएगा, ये उम्मीद ज़ीशान ने अभी हमारे साथ बातचीत में जताई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोगों ने इतने धैर्य से पूरी बातचीत सुनी। मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, और पसंद आई हो या ना आई हो आपको पता है, radio@aajtak.com पर हमें लिखकर भेज देना है। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, चाहे हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, जहां भी आप इस बातचीत को सुने अपना रिएक्शन रेस्पॉन्स एकदम वहां पर लिख दें, बिना शंका बिना किसी संकोच के। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, आप आज तक रेडियो सुन रहे थे, आज तक रेडियो सुनते भी रहिए। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।